नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार ने सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत सभी जनपदों में 59 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशालाओं के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इसके तहत सरकारी दुग्ध समितियों का गठन, पुनर्गठन व समितियों से दुग्ध उपार्जन के बाद नगरीय उपभोक्ताओं को दुग्ध व दुग्ध उत्पादों की पूर्ति की जा रही है। प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री ने कहा है कि सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सेवाएं, कृत्रिम गर्भाधान और पशु स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। सूखे व बाढ़ की चपेट में प्रदेश के किसानों के नुकसानों को देखकर कृषि वैज्ञानिकों ने कम पानी में बेहतर खेती के गुर दिए हैं। वैज्ञानिकों की सलाह है कि वे अल्प अवधि और कम पानी में भी अच्छी उपज पाने के लिए पालक, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, मेथी और धनिया आदि की खेती करें। उनके अनुसार धान में फूल खिलने व दुग्धावस्था में खेत में पर्याप्त नमी प्रत्येक दशा में बनाए रखें। सरसों व आलू की बुवाई प्राथमिकता के आधार पर करें। सूखा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जहां खरीफ फसलें नष्ट हो गई हैं, वहां इसकी भरपाई के लिए अगेती रबी फसलों का चयन करें। पशुपालन, पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा पशु रोग नियंत्रण हेतु औषधियों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सराहनीय पहल की जा रही है। गुणात्मक चिकित्सा एवं पशु सेवा उपलब्ध कराने के लिए राजकीय पशु चिकित्सालयों का निर्माण व जीर्णोद्धार कराने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये जानकारी देते हुए प्रदेश के पशुधन विकास मंत्री ने बताया कि निर्धारित मानक प्रति 5000 पशुओं पर एक चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध कराने तथा पशु चिकित्सालयों की स्थापना हेतु पशु चिकित्सालयों को मोबाइल करके परियोजनाओं के परिचालन के लिए वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु शासन द्वारा ठोस कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने मछली पालन, मछली व्यवसाय और मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की है। मछली पालन विविधीकरण योजना के अंतर्गत जल भराव के कारण निष्प्रयोज्य हुई भूमि को तालाब के रूप में विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत 1.25 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के सापेक्ष सामान्य वर्ग को 80 और अनुसूचित जाति व जनजाति के लाभार्थियों को 90% अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार के वित्त पोषण से मछली पालकों के उत्थान के लिए झींगा मछली पालन योजना चलाई जा रही है। राजधानी में खेतों व घर में ही मशरूम की खेती का प्रचलन इधर कुछ सालों से बढ़ा है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग लोगों को घर में ही मशरूम की खेती का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है, जिससे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार किया है। इसके लिए लोग एक घर में छोटे से कमरे अथवा गार्डन में छप्पर डालकर मशरूम की खेती कर सकते हैं। इसके लिए 15 से 20 डिग्री का तापमान होना चाहिए। गर्मी में तापमान के लिए एसी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जाड़े के मौसम में बिना एसी के मशरूम की खेती की जा सकती है। इसलिए अधिकतर लोग जाड़े में ही खेती करते हैं। मानसून की बेरुखी से खरीफ फसलों का 10% तक उत्पादन कम रहने की भरपाई अब रबी सीजन में करने की तैयारी है। गेहूं की उपज बढ़ाने की कार्य योजना में 36 जिलों का चयन किया गया है। बुंदेलखंड में चना व मटर की पैदावार वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वर्ष 2014-15 में 594.27 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कम वर्षा के चलते पूरा होना संभव नहीं दिख रहा। सामान्य आकलन के मुताबिक उत्पादन में 11% तक गिरावट आएगी। विशेषज्ञों के अनुसार गत वर्ष की तुलना में इस बार करीब 3% कम क्षेत्रफल में खरीफ फसलों की बुवाई हो सकी, जिससे खरीफ में 210.16 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल होगा।
और किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस हफ्ते की कृषि संबंधी सलाह के विषय में। इस मौसम में धान में आभासी कंड रोग आने की काफ़ी संभावना है। इस बीमारी के आने से धान के दाने आकार में फूल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ब्लाइटोक्स 50 की 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आवश्यकतानुसार पानी में मिलाकर 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। सब्जियों में यदि फल छेदक, शीर्ष छेदक एवं फूल गोभी व पत्ता गोभी में डायमंड बैक मोथ की निगरानी के लिए फिरोमोन प्रपंच 4 से 6 प्रति एकड़ की दर से लगाएं तथा प्रकोप अधिक हो तो स्पेनोसाइड दवाई 1 मिलीलीटर को प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाई, इस समय सरसों की पूसा साग 1, मूली की पूसा चेतकी, समर लौंग, लौंग चेतकी, पालक की ऑल ग्रीन तथा धनिया की पंत हरितमा या संकर किस्मों की बुवाई मेड़ों यानी उथली क्यारियों पर करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में फल मक्खी की निगरानी करते रहें। इसके लिए मिथाइल यूजिनोल ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। फल मक्खी के बचाव हेतु खेत में विभिन्न जगहों पर गुड़ या चीनी के साथ मेलाथियान का घोल बनाकर छोटे कप या किसी और बर्तन में रख दें ताकि फल मक्खी का नियंत्रण हो सके। जिन किसान भाइयों की हरी प्याज की पौध तैयार है तो रोपाई मेड़ों यानी उथली क्यारियों पर करें। जिनको पौध तैयार करनी है तो पौधशाला जमीन से थोड़ा ऊपर बनाएं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी के भावों की। धान शाहजहांपुर मंडी में 1115 रुपये, बहराइच में 1310 रुपये, शाहाबाद में 1360 रुपये और फैज़ाबाद में 1285 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल की बात करें तो चावल शाहजहांपुर मंडी में 2180 रुपये, बहराइच में 2010 रुपये, शाहाबाद में 2200 रुपये और फैज़ाबाद की मंडी में 2025 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गेहूं शाहजहांपुर मंडी में 1465 रुपये, बहराइच में 1410 रुपये, शाहाबाद में 1430 रुपये और फैज़ाबाद में 1435 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। सरसों का भाव शाहजहांपुर मंडी में 3190 रुपये, बहराइच में 3180 रुपये, शाहाबाद में 3320 रुपये और फैज़ाबाद में 3025 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। सब्जियों में आलू शाहजहांपुर मंडी में 1900 रुपये, बहराइच में 1810 रुपये, शाहाबाद में 1850 रुपये और फैज़ाबाद में 2125 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर शाहजहांपुर मंडी में 1850 रुपये, बहराइच में 2050 रुपये, शाहाबाद में 2600 रुपये और फैज़ाबाद में 2265 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज शाहजहांपुर मंडी में 1510 रुपये, बहराइच में 1625 रुपये, शाहाबाद में 1600 रुपये और फैज़ाबाद में 1640 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। बैगन शाहजहांपुर मंडी में 975 रुपये, बहराइच में 720 रुपये, शाहाबाद में 780 रुपये और फैज़ाबाद में 630 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। मसूर की बात करें तो शाहजहांपुर मंडी में 5210 रुपये और शाहाबाद में 5140 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चने की बात करें तो चना शाहजहांपुर मंडी में 3215 रुपये, बहराइच में 3615 रुपये तथा शाहाबाद में 3480 रुपये और फैज़ाबाद में 3685 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ शाहजहांपुर मंडी में 3215 रुपये, बहराइच में 3365 रुपये, शाहाबाद में 3400 रुपये और फैज़ाबाद में 3470 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।
और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं काम करो मन से मगर, साथ में हो नव ज्ञान, सुख समृद्धि आएगी और बढ़ेगा मान। भैया, हम लोग खेती किसानी तो करते ही हैं। अगर हम आर्थिक रूप से सबल बनना चाहते हैं, सुदृढ़ बनना चाहते हैं, तो खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ ऐसे उद्योग धंधे हैं, कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न बन सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं डेयरी व्यवसाय आय का साधन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं RBS कॉलेज आगरा के पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर BP सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई डेयरी व्यवसाय क्यों अपनाएं? सुनील भाई, देश की बढ़ती हुई आबादी के साथ जिस रूप में दूध की मांग बढ़ रही है, उसे देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में डेयरी व्यवसाय एक सर्वोत्तम व्यवसाय है, क्योंकि देश की जनसंख्या 2.2% के हिसाब से बढ़ रही है और दूध की मांग 4 से 6% के हिसाब से बढ़ रही है। इसलिए डेयरी व्यवसाय का स्कोप हमारे देश में बहुत अधिक है। दूध की अभी हमारे देश में बहुत कमी है। जी डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई खेती किसानी कर रहे हैं, तो क्या वो इसके साथ साथ ये व्यवसाय अपना सकते हैं और कैसे? कृषि के साथ साथ डेयरी व्यवसाय एक बहुत ही लाभकारी योजना है। किसान भाइयों, कृषि व्यवसाय में कोई ऐसा उद्योग नहीं है
जिसे हम एक दिन से लेकर के और 10 दिन के अंदर हमें कैश मिल सके। लेकिन डेयरी व्यवसाय ही हमारा एक ऐसा व्यवसाय है जो प्रथम दिन से ही हमें आमदनी का स्रोत बन जाता है। इसलिए कृषि के साथ हमें अपनी आर्थिक उन्नति के लिए डेयरी व्यवसाय बहुत आवश्यक है। यानी हमारे किसान भाइयों के लिए डेयरी व्यवसाय एक अतिरिक्त आय का साधन बहुत अच्छा हो सकता है। जी, क्योंकि डेयरी व्यवसाय का उद्देश्य ही है कि कम लागत में अधिक पूंजी कमाना, किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति को बढ़ाना। यह जो सरकार की योजना चल रही है उसका यही मूल उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, कोई भी व्यवसाय है उसको प्रारंभ करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम डेयरी व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो हम कैसे शुरुआत करें? क्या क्या बिंदु हैं जिनको हम ध्यान में रखें? डेयरी व्यवसाय शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले जो है क्षेत्रवार उन्नतशील दुधारू पशुओं का, गाय या भैंस का हमें चयन करना चाहिए। दूसरी स्थिति आती है कि हम उनके रहन सहन, उनके आवास की व्यवस्था कैसे करें। तीसरी स्थिति है कि हम उनके भोजन की व्यवस्था कैसे करें, उनके चारे और दाने के लिए क्या क्या काम करें। इसके बाद आता है कि हम उनको प्रजनन की किस तरह से व्यवस्था करें और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय करें। तो हमारे किसान भाई जो डेयरी व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो किस नस्ल के पशुओं को चुनें? सुनील भाई, भारतवर्ष भैंस के मामले में बहुत खुशनसीब है कि यहाँ दुनिया की सबसे सर्वोत्तम जात जो है वह मुर्रा भैंस है और यह पूरे देश में पाई जाती है। और ख़ास करके यह उत्तर प्रदेश के लिए तो मुर्रा भैंस से अच्छी भैंस और दूसरी कोई नहीं है। वैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग भैंसें हैं, जैसे नीली रावी है, सुरती है, भदौरी है, ये तमाम भैंसें हैं। लेकिन सबसे सर्वोत्तम दुधारू भैंस जो है हमारी मुर्रा नस्ल की भैंस है। और डॉक्टर साहब, अगर हम गाय की बात करें तो गाय किस नस्ल की होनी चाहिए? किसान भाई, गाय में जो है साहिवाल है, लाल सिंधी है, थारपाकर है, काकरेज है, आंगोल है, हरियाणा है। इस तरह से बहुत सारी हमारे देसी नस्ल जो है की गायें हैं जो बहुत अच्छी हैं और दूध देने वाली हैं। इनके साथ ही साथ हम विदेशी गायों को तो रख नहीं पाएंगे, इसलिए संकर नस्ल की गायें जैसे करण स्विस है, करण फ्रीज है, फ्रीजवाल है, जर्सिंद है, ये हमारे देश में विकसित की गई हैं संकर नस्ल की गायें। इनका दूध उत्पादन जो है बहुत अच्छा है और ये हर मौसम में के लिए रहने के लिए ये ठीक है। जी डॉक्टर साहब, अब इनको रखने के लिए स्थान की बात आती है। किस तरह का स्थान होना चाहिए, कैसी व्यवस्था हमें करें? डेयरी व्यवसाय के लिए जो हम पशुपालन करते हैं वह स्थान ऊंचा होना चाहिए, ऊंचे जगह पर होना चाहिए, आसपास पानी नहीं लगना चाहिए और सूखा जगह होना चाहिए। और डेयरी व्यवसाय खोलते समय हम तो कहीं भी खोल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शहर के अगर आसपास के ज़मीन मिल जाती है तो वह सबसे सर्वोत्तम होती है। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? इसलिए शहर की मांग जो है ज़्यादा होती है बनस्पत गांव के। हम कोऑपरेटिव के माध्यम से गांव से भी दूध हम भेज सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं, लेकिन शहर में जो है दूध बेचने का उनके दूध के खपत का अच्छा जो है स्रोत रहता है। हाँ, और मूल्य भी अच्छा मिलता है। और मूल्य अच्छा मिलता है। जी डॉक्टर साहब, अब आती है बात भोजन की। किस तरह का हम भोजन अपने पशुओं को दें जिससे वो दुग्ध उत्पादन अच्छा करें? किसान भाई, हम पशुओं को 3 तरह का चारा देते हैं, एक सूखा चारा, हरा चारा और दाना। पूरे चारे को हम 3 भाग में बांट देते हैं, तो 2/3 भाग हम सूखा चारा और हरा चारा से देते हैं तथा 1/3 भाग हम खली और दाने से देते हैं। किसान भाइयों, जीवन निर्वाह के लिए भी हम अपने पशु को दाना देते हैं। यह 1 से 1.5 किलोग्राम का होना चाहिए तथा अगर 5 महीने से पशु अधिक गर्भित है तो उसको 1 किलोग्राम इस दाने के अतिरिक्त हमें उसको दाना देना चाहिए।
जी, यानी गर्भित पशु का विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा अधिक दाना, अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेट में पलने वाले बच्चे के लिए भी हमें आहार की पूर्ति करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा जो पशु गर्भित है, तो अगर हम प्रजनन की बात करें तो प्रजनन के संबंध में हमारे किसान बहन भाइयों को, पशुपालक बहन भाइयों को कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है? किसान भाइयों, हमें ऐसी नस्ल का जो है चुनाव करना चाहिए जिनके प्रजनन के ब्यात के अंतराल कम होना चाहिए। जैसे ही पशु हीट में आता है, हमें या तो पास में कोई पशु चिकित्सालय हो, वहाँ ले जा कर के कृत्रिम विधि से अच्छे नस्ल के जो है कृत्रिम विधि से गर्भाधान कराना चाहिए, या अच्छी नस्ल के सांड हो, उनसे हमको जो है उनका गर्भाधान कराना चाहिए, ताकि हमें अच्छे से अच्छे अधिक दुधारू पशु मिल सके। जी, यानी अच्छे नस्ल के पशु से ही हमें गर्भाधान करवाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, कोई ऐसी परियोजना भी है जिससे हमारे जो पशुपालक बहन भाई हैं लाभ उठा सकते हैं? किसान भाई, बैंक भी इसके लिए परियोजना चला रहे हैं, उनका डेयरी प्लस का योजना है। खादी ग्रामोद्योग से भी कुछ सहायता मिलती है, नाबार्ड से भी मिलती है, और उत्तर प्रदेश सरकार कामधेनु योजना चला रही है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।